हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 1 डीसी सर्किट्स और ये लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है। एंड आज का जो टॉपिक होगा, टॉपिक विल बी सोर्सेज, टाइप ऑफ सोर्सेज। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यूजुअली इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। एंड बेसिकली टाइप ऑफ सोर्सेज में हमारे पास दो टाइप के सोर्सेज होते हैं। अगर सोर्सेज को क्लासिफाई करें तो दो टाइप के सोर्सेज हैं। पहला सोर्स है वोल्टेज सोर्स एंड द सेकंड वन इज करंट सोर्स। ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन देखें सोर्सेज का तो देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज, वन इज वोल्टेज सोर्स, सेकंड वन इज करंट सोर्स। ठीक है, फर्दर अगर इन सोर्सेज को हम क्लासिफाई करें तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज सोर्सेज एंड करंट सोर्सेज। लाइक एक होता है आइडियल सोर्सेज। आइडियल सोर्सेज में आपके पास आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स दोनों टाइप के सोर्सेज आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास प्रैक्टिकल सोर्सेज। प्रैक्टिकल सोर्सेज को हम रियल सोर्स भी कहते हैं, रियल सोर्सेज। और आइडियल सोर्स को कांस्टेंट भी बोलते हैं, कांस्टेंट सोर्स, राइट। एंड थर्ड कैटेगरी इज डिपेंडेंट सोर्सेज, राइट। ये तीन कैटेगरी हैं। नंबर वन आइडियल सोर्सेज और कांस्टेंट सोर्सेज, नंबर टू इज प्रैक्टिकल सोर्सेज और रियल सोर्सेज, नंबर थ्री इज डिपेंडेंट सोर्सेज। इन तीनों ही कैटेगरी में वोल्टेज एंड करंट दोनों सोर्सेज इंक्लूडेड हैं। लाइक if we say ideal sources then we have to say ideal voltage source and ideal current source. If we say practical sources or real sources then we'll say practical voltage source or practical current source. Also if we say dependent sources then further we have some other types of dependent sources, right. तो एक डिपेंडेंट कैटेगरी है हमारे पास। डिपेंडेंट कैटेगरी के अलावा एक इंडिपेंडेंट कैटेगरी है और इंडिपेंडेंट कैटेगरी में ये दोनों टाइप के सोर्सेज का वर्ड है। दीज सोर्सेज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मीनिंग यहाँ पर सिंपल है। इंडिपेंडेंट मीन्स दीज सोर्सेज डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट का मतलब है यहाँ पर कि ये जो डिपेंडेंट सोर्सेज की कैटेगरी में आएंगे वो किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट। तो डिपेंडेंट सोर्सेज को अगर हम क्लासिफाई करें तो वी हैव four type of sources here. Number one is called voltage dependent voltage source. Dependent sources को हम controlled source भी बोलते हैं, controlled sources. Similarly independent sources को हम uncontrolled sources भी कह सकते हैं। Again meaning same है। Controlled means these sources are being controlled by some other quantity और uncontrolled means these are not being controlled, किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है। तो पहला हमारा हो गया वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसको आप कह सकते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, इन शॉर्ट VDVS, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सेकेंड वन इज वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। इसका शॉर्ट टर्म होगा VDCS। थर्ड वन विल बी करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा CDVS एंड द लास्ट वन विल बी करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स CDCS। ठीक है, अब जैसा कि इनका नाम है, देखिए कंट्रोल और डिपेंडेंट सोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है, यहाँ पर करंट सोर्स वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स करंट के ऊपर डिपेंड है एंड यहाँ पर करंट सोर्स करंट के ऊपर डिपेंड है। तो दीज आर द फोर टाइप ऑफ
सोर्सेज जो कि डिपेंडेंट और कंट्रोल्ड सोर्सेज के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स में से ही 2-3 नंबर का छोटा मोटा सवाल अक्सर बन जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स के बारे में पूछ लिया, या आइडियल वोल्टेज सोर्स आइडियल करंट सोर्स के बारे में पूछ लिया, या आइडियल सोर्स प्रैक्टिकल सोर्स के बारे में पूछ लिया, या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स के बारे में पूछ लिया। तो इस तरह से मिक्स होकर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं आइडियल सोर्सेज को। ठीक है, फर्स्ट वील स्टार्ट विद द आइडियल सोर्सेज। तो आइडियल सोर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, आइडियल का क्या मतलब है, यहाँ पर क्यों हम आइडियल वर्ड यूज कर रहे हैं? आइडियल का बेसिकली मतलब है, आइडियल के साथ साथ हम यहाँ पर कह रहे थे कांस्टेंट सोर्सेज भी हैं। तो कांस्टेंट सोर्स और आइडियल सोर्स का मतलब क्या है? बेसिकली मतलब ये है कि ये वो सोर्सेज हैं जो पूरी तरह से आइडियल हैं। पूरी तरह से आइडियल होने का मीनिंग होता है कि किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं है, किसी भी तरह का कोई ड्रॉप नहीं है। जितना वैल्यू का हमारे पास सोर्स है, हमेशा उतनी ही वैल्यू का बना रहेगा। सर्किट में कोई भी कंडीशंस क्यों ना हो, किसी भी तरह के पैरामीटर्स क्यों ना हो, उस पर्टिकुलर सोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब है आइडियल और कांस्टेंट सोर्स, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स हो। ठीक है, इसका एक छोटा सा डेफिनेशन अगर लिखें तो होगा एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, एन आइडियल voltage source is one that maintain a constant terminal voltage no matter how much current is drawn from it। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई आइडियल वोल्टेज सोर्स की। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या करता है? अगर किसी भी वोल्टेज सोर्स की बात करें तो वोल्टेज सोर्स का बेसिकली मीनिंग होता है दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना और सर्किट में करंट को फ्लो कराते रहना। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स या कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की डेफिनेशन हो जाएगी कि एक ऐसा सोर्स जो कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज को हमेशा मेंटेन करे, चाहे उससे कितना भी करंट क्यों ना लिया जा रहा हो, उसकी वैल्यू कभी भी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, आइडियल वोल्टेज सोर्स मस्ट हैव जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स मस्ट हैव जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? यहाँ पे जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि किसी भी तरह का ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि जहां भी रेजिस्टेंस होता है वहां V इक्वल्स टू आई आर, दैट इज ओम्स लॉ, उसके अकॉर्डिंगली हमेशा लॉस होता है। तो अगर रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, और कोई भी ड्रॉप नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि हमेशा जितनी वैल्यू का सोर्स है उतनी वैल्यू का बना रहेगा। ठीक है, कुछ फिगर्स बना के हम देख लेते हैं कि कैसे ये चीज हमारी फुलफिल होती है। मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स है यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव 12 वोल्टेज का एक सोर्स है। ठीक है, 12 वोल्टेज के सोर्स के साथ हमने कोई एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लगाया है। वी हैव रेजिस्टेंस हियर, लेट्स कॉल इट 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है ये। 1 मेगा ओम मतलब होता है 10 की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज मेंटेन्ड है वो कितना है? 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ और यहाँ, इन दोनों पॉइंट के बीच में। और अगर हम ओम्स लॉ लगाएं, ओम्स लॉ लगा के सर्किट में करंट फाइंड आउट करें, तो हाउ मच विल बी द करंट? V इक्वल्स टू होता है आई आर, आई इक्वल्स टू हो जाएगा V बाय आर। V है हमारे पास 12 वोल्ट, आर है हमारे पास 10 की पावर 6 ओम। तो 12 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 ओम विल बी इक्वल्स टू नियरली 12 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में 12 माइक्रो एम्पियर यानी कि 12 गुना 10 की पावर 6 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब एक दूसरा सर्किट लेते हैं। उस सर्किट में हमने क्या किया? इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर दिया, पॉजिटिव 12 वोल्ट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू जो पहले 1 मेगा ओम था, अब हमने उसको चेंज कर दिया 1 किलो ओम यानी कि 1000 ओम। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट? बाय यूजिंग ओम्स लॉ द वैल्यू ऑफ करंट विल बिकम इक्वल्स टू 12 मिली एम्पियर, मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर। एंड इफ I change this resistance from 1 kilo ohm to
1 ओम, अगर 1 ओम का रेजिस्टेंस मेंटेन करें यहाँ पे 12 वोल्ट, now we have connected a 1 ohm resistance here, so what will be the current flowing through the circuit according to Ohm's law? 12 upon 1 is equals to 12 एम्पियर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं तीनों के तीनों सर्किट्स के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होने के साथ साथ जो करंट ड्रॉन फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स है वो चेंज हो रहा है। पहले में 12 माइक्रो एम्पियर, दूसरे में 12 मिली एम्पियर, तीसरे में 12 एम्पियर। तो क्या ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ से हुई? हमारी ऑब्जर्वेशन यहाँ से हुई कि नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉइंग फ्रॉम दिस वोल्टेज सोर्स, द वोल्टेज सोर्स विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। मतलब करंट की मैग्नीट्यूड से, करंट की वैल्यू से वोल्टेज के ऊपर कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना चाहें तो व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स? आइडियल वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा, मान लीजिए वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास है वोल्टेज, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास है करंट। तो क्या हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि करंट की वैल्यू कम हो या ज्यादा हो, वोल्टेज हमेशा 12 वोल्ट ही रहेगा। इसका मतलब अगर 12 वोल्ट यहाँ पर है, या फिर हम इसको V लिखें, हम 12 वोल्ट को यहाँ V लिख रहे हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं कि V की वैल्यू कितनी भी हो, वी हैव V हियर विद ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, सो करंट का वैल्यू कितना भी क्यों ना हो, हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड जो देखेंगे ये हमेशा सेम रहना चाहिए। तो ये हमारी VI कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई आइडियल वोल्टेज सोर्स की। ठीक है, दूसरी चीज जो सर्किट सिंबल है आइडियल वोल्टेज सोर्स का, वो सिंपल है, हम किसी भी तरह के सिंबल से यूज कर सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सर्किट सिंबल्स यूज्ड टू ड्रॉ ए वोल्टेज सोर्स। ये एक टाइप का सोर्स होता है, सिंबल होता है जिसमें प्लस माइनस इस सर्कल के अंदर दिए जाते हैं। एक ये सोर्स होता है जिसमें सर्कल के बाहर हमें पोलैरिटी लिख के दी जाती है, या फिर एक ये टाइप का भी एक सोर्स होता है जिसमें बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव होता है, छोटा टर्मिनल नेगेटिव होता है। तो ये सारे के सारे सर्किट सिंबल्स जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स, जिसमें हमने देखा कि करंट की वैल्यू के ऊपर वोल्टेज का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट जो हम लेने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, मतलब रियल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, अब नेचुरली आइडियल वोल्टेज सोर्स से जस्ट उल्टा होगा ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू का, एक फिक्स्ड वैल्यू का, जो कंटिन्यूअसली उससे वोल्टेज ड्रॉप को करता रहेगा। और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू को कम या ज्यादा करेंगे, उससे जो करंट की वैल्यू को कम या ज्यादा ड्रॉ करेंगे, अकॉर्डिंगली वोल्टेज ड्रॉप भी कम या ज्यादा होता चला जाएगा, और जो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है वो भी कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसमें? इसमें लिखेंगे कि रियल वोल्टेज सोर्स हैज a real voltage source has a low internal resistance। ठीक है, इसके अंदर एक लो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, लेट्स कॉल इट आर इन। इंटरनल रेजिस्टेंस की हमने वैल्यू रख दी है आर इन, राइट? दैट कॉजेज इट्स टर्मिनल वोल्टेज, दैट causes its terminal voltage to decrease with increase in circuit current and vice versa। मतलब रियल वोल्टेज सोर्स हैज ए लो वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसका आर इन हमने नाम दिया है, इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा लो वैल्यू का। ठीक है, दैट कॉजेज इट्स टर्मिनल वोल्टेज टू डिक्रीज विद इंक्रीज इन सर्किट करंट। मतलब जैसे जैसे सर्किट करंट बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होती चली जाएगी, एंड ऑल्सो वाइस वर्सा। मतलब अगर करंट की वैल्यू कम होगी तो वोल्टेज की वैल्यू फिर बढ़ भी जानी चाहिए, राइट?
ओके सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सर्किट में अगर हम पिछले वाले सर्किट की तरह से यहाँ भी एक सर्किट ड्रॉ करें तो ये कैसा दिखेगा। यहाँ हम एक इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक सोर्स है, ये एक सोर्स है वोल्टेज वी का, इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस साथ में होना चाहिए। तो वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमेशा उसके सीरीज में अपीयर होता है। तो दिस इज बेसिकली द वोल्टेज सोर्स हियर। यहाँ पर जिस वोल्टेज सोर्स की बात हो रही है वो कुछ इस तरह का दिखाई देना चाहिए, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर इन लगा हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, इस सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, लोड रेजिस्टेंस, जो हमने पिछली बार भी कनेक्ट किया था आर वैल्यू का, राइट। अब इसमें हम देखें तो इसको अगर हम डब्बे में बंद करें डॉटेड लाइंस के अंदर, तो डॉटेड लाइंस के अंदर बंद करके हमें दिखाई देता है कि ये जो है ये है आइडियल सोर्स, यहाँ पे जो लगा हुआ है ये है आइडियल सोर्स, ठीक है। और इस पूरे बॉक्स को अगर हम देखें, बॉक्स के अंदर जो है वो है प्रैक्टिकल सोर्स। दोनों ही सोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब आइडियल सोर्स में अगर सीरीज में एक रेजिस्टेंस को लगा दिया जाए आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ, तो वो एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की तरह से बन जाता है। अब यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो होगा आई, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर इन टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज था वो था वी, लेकिन इन टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज क्या होगा, वो वी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीच में एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, उसके थ्रू ये करंट भी फ्लो होगा, जिससे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, और उस वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से ये जो V है ये एज इट इज यहाँ नहीं आ सकता। तो मान लेते हैं कि ये वोल्टेज जो R के अक्रॉस है उसका वैल्यू है V नॉट, आउटपुट वोल्टेज है V नॉट। अब हमें इस V नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है, अगर हम इसमें ओम्स लॉ लगाएं आर इन के लिए, तो ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, मतलब आई इनटू आर इन, राइट। अब वो करंट इनटू रेजिस्टेंस है, उसमें पोलैरिटी क्या होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस एक पैसिव एलिमेंट है, तो पैसिव एलिमेंट में करंट कहां से एंटर होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। अब करंट यहां से जा रहा है, मतलब एंटर इधर से हो रहा है, इट मींस पॉजिटिव यहां होना चाहिए, नेगेटिव यहां होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली रेजिस्टेंस के अंदर करंट ऊपर से नीचे को आ रहा है, तो पॉजिटिव यहाँ होना चाहिए, नेगेटिव यहाँ होना चाहिए। एंड इस बैटरी का वोल्टेज का पॉजिटिव और नेगेटिव हमें पता है। तो अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी हम क्या करेंगे, इस V नॉट का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब अगर आप देखें जो V नॉट का पोलैरिटी है वो कितना है, V नॉट इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, जिसमें ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव। इसका मतलब V नॉट का भी ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे नेगेटिव होगा। तो अब देखिए यहाँ भी हमारे पास एक पोलैरिटी है, यहाँ भी हमारे पास एक पोलैरिटी है, यहाँ भी हमारे पास एक पोलैरिटी है। ये जो पोलैरिटी है ये है वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, हम इसको VR नाम दे देते हैं, ये है VR, ठीक है। अब अगर इसमें हम देखें चारों तरफ तो तीन वोल्टेज हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अगर हम इस डायरेक्शन में घूमते चलें तो हमें टोटल तीन वोल्टेज मिलती हैं, और तीनों वोल्टेज को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से VR प्लस का VR, यहाँ से चले हम प्लस का VR प्लस का V नॉट एंड माइनस का V इक्वल टू 0, ठीक है। तीनों वोल्टेज को अगर हम जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए। केवीएल होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको, केवीएल क्या होता है और डिटेल में इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें चाहिए था V नॉट, तो V नॉट विल बी इक्वल्स टू V माइनस VR, वेयर VR क्या है, VR है I इंटू आर इन। अब आप देखिए V नॉट की वैल्यू जो है वो V माइनस आई आर इन, मतलब रेजिस्टेंस और करंट दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। अब जो आर इन है वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हम उसको अगर कंसीडर कर रहे हैं तो इट मस्ट बी कांस्टेंट वैल्यू। सो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, करंट के फ्लो के ऊपर। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना कम V नॉट मिलेगा, क्योंकि जितनी वैल्यू ये इंक्रीज होगी उतना कम वैल्यू इसका होता चला जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ पर हो रहा है इफ करंट विल इंक्रीज V नॉट विल डिक्रीज, इफ करंट विल डिक्रीज V नॉट विल इंक्रीज, ठीक है। और अगर आर इन की वैल्यू 0 हो गई तो आर इन की वैल्यू को 0 होती है ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो V नॉट और V दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब आइडियल सोर्स की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बना लेते हैं क्विकली। कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे हमने पिछले वाले केस में बनाई थी। अगर आप पिछले वाले केस को देखें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे करंट था, वर्टिकल एक्सिस पे V था, तो यहाँ भी हम यही करेंगे I एंड V।
यहाँ हम कह रहे हैं इनिशियली जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुआ या फ्लो होने से पहले, मतलब जब तक करंट फ्लो नहीं हो रहा था तब तक सर्किट में वोल्टेज कितना था, V था। तो ये है V जो सर्किट में पहले से मौजूद है, अवेलेबल है। अब जैसे जैसे करंट फ्लो होना शुरू हुआ वैसे वैसे एक वोल्टेज ड्रॉप होता चला गया। करंट इंक्रीज होगा तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, टोटल V नॉट की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो हमें यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी वो कुछ इस तरह की मिलेगी, फॉलिंग टाइप की, एक स्ट्रेट लाइन ना होके एक डिक्रीजिंग मोड में मिलेगी। ये जो डिक्रीज है, ये डिक्रीज किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है इस रेजिस्टेंस के कारण। ये जो स्लोप है ये एक डिक्रीज है, वो डिक्रीज डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है या करंट की वैल्यू कितनी है। ये जो स्लोप है, ये जो फॉल है, ये पूरी तरह से करंट और रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इनिशियली आपके पास एक कांस्टेंट सोर्स था, ये था आपके पास कांस्टेंट सोर्स। ठीक है, उस कांस्टेंट सोर्स में से ये जो ड्रॉप है, ये जो ड्रॉप हुआ है बीच में से, ये हो गया है। ये ड्रॉप इज नथिंग बट इक्वल्स टू VR जो हम ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम बना सकते हैं। जो ब्लैक कलर में हमने रिप्रेजेंट किया, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स वेयर यू सी द वोल्टेज इज डिक्रीजिंग विद द वैल्यू ऑफ करंट। तो ये पूरी तरह से करंट के ऊपर डिपेंड है यहाँ पे कि करंट का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। नाउ आगे बढ़ेंगे आइडियल करंट सोर्स के ऊपर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स क्या होगा, सिंपल सा डेफिनेशन हम आइडियल करंट सोर्स के लिए भी लिख सकते हैं। एन आइडियल करंट सोर्स इज वन which an ideal current source is one which will supply the same current to any resistance connected across its terminal। ठीक है, ये एक डेफिनेशन बन गई। अब आइडियल का मतलब तो हमें समझ में आ गया। आइडियल का मतलब है कि किसी भी तरह का ड्रॉप नहीं होना है। ठीक है, तो ड्रॉप नहीं होगा इसका मतलब है कि उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वहां पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आइडियल करंट सोर्स के लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, द इंटरनल रेजिस्टेंस हैज इनफाइनाइट वैल्यू हियर। इनफाइनाइट वैल्यू का क्या मतलब है, इनफाइनाइट वैल्यू का मतलब है कि रेजिस्टेंस इतना ज्यादा लार्ज है कि उसके थ्रू करंट पास ही नहीं होगा। दूसरी चीज, आइडियल करंट सोर्स के साथ जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में अपीयर होता है। ठीक है, अगर आप करंट सोर्स का सिंबल देखें, सर्किट सिंबल, तो वो कुछ इस तरह का होता है। एक एरो से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का मतलब है जिस तरफ को एरो लगेगा उस तरफ को करंट पास होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, ऊपर को हमने एरो रिप्रेजेंट किया है तो करंट ऊपर की तरफ को जाएगा, नीचे की तरफ को आप डाउनवर्ड करेंगे तो करंट नीचे की तरफ को जा रहा है। इसको आप हॉरिजॉन्टली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस अपीयर होता है पैरेलल में फॉर एक करंट सोर्स। जैसे आपने वोल्टेज में देखा वो सीरीज में अपीयर होता है, यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अपीयर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आइडियल करंट सोर्स के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था वो करंट पूरा पूरा आगे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट में से कोई भी करंट पास नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ओपन का ही इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और ओपन मतलब नो करंट विल फ्लो। तो हियर करंट विल बी इक्वल्स टू 0। तो पूरा का पूरा करंट जो आई वैल्यू है वो आई वैल्यू आपका आगे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल करंट सोर्स हैज टू बी इनफाइनाइट। इसी वजह से, इसी कारण से आपका जो करंट है पूरा पूरा आगे पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी एक सर्किट बना के समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक करंट सोर्स है 2 एम्पियर का। ठीक है, उसमें एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। राइट, तो ये जो 2 एम्पियर करंट है ये फ्लो हो रहा है सर्किट में। देखिए ये 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जितना जो भी करंट किसी भी रेजिस्टेंस में से जाएगा, जहां से एंटर करेगा वो पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए। रेजिस्टेंस एक पैसिव एलिमेंट है तो ऊपर से पॉजिटिव वैल्यू होगी। 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20 वोल्ट का ड्रॉप होगा। इट मींस यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना है, 20 वोल्ट। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव के साथ
एक दूसरा सर्किट ले लेते हैं जिसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर देंगे, करंट सोर्स सेम रहेगा. लेट्स अगेन वी हैव 2 एम्पीयर ऑफ करंट सोर्स हियर एंड वी हैव अनदर रेजिस्टेंस ऑफ लेट्स से 200 ओम. ठीक है, हमारे पास 200 ओम का रेजिस्टेंस है. अगेन सेम कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ से 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से घुसेगा, ऊपर पॉजिटिव होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा यहाँ पर कितना आएगा 200 into 2 दैट इज 400 वोल्ट्स. ठीक है, 400 वोल्ट आ गया. अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमें ये दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू बदल रहा है. रेजिस्टेंस की वैल्यू को बदलने से वोल्टेज बदल रहा है, लेकिन जो करंट सोर्स लगा हुआ था उसकी वैल्यू हमेशा सेम है, बराबर है, कोई भी वैल्यू में उसमें चेंज नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये एक आइडियल करंट सोर्स है जिसमें सेम करंट हमेशा फ्लो करेगा नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड एट द लोड टर्मिनल्स. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए हम अगेन सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे. पिछले वाला अगर आप देखें तो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आई लिया हुआ है, वर्टिकल एक्सिस पे वी लिया हुआ है, तो सेम यहाँ पर हम ले लेते हैं. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आई लेंगे, वर्टिकल एक्सिस पर वी लेंगे, ये ले लिया हमने. हमने देखा कि वी का वैल्यू चाहे कितना भी हो जाए करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो करंट को कांस्टेंट रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी होगी. अब देखिए इसमें वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जा रही है लेकिन करंट हमेशा सेम है. सो दिस इज the characteristics for ideal current source. Here you can see the same value of current is always available across the terminals. So this is VI characteristics for the ideal current source. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हम देखेंगे रियल करंट सोर्स के बारे में, प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में. प्रैक्टिकल करंट सोर्स. तो आइडियल करंट सोर्स का जस्ट अपोजिट हमें यहाँ पर करना है. इसका मतलब वहां पर हमने जो इंटरनल रेजिस्टेंस लिया था वो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट वैल्यू का होगा. ठीक है, तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे वी हैव ए फाइनाइट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम आर इन से रिप्रेजेंट करेंगे. वी हैव ए फाइनाइट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो जो लोड करंट है, इस बार लोड करंट का मतलब है यहाँ पर पिछले वाले सर्किट में देखेंगे तो जो करंट लोड, ये लोड है हमारा बेसिकली जो 10 ओम और 200 ओम है, दीज आर द लोड. तो जो भी करंट इसके थ्रू जा रहा था उसको हमने लोड रेजिस्टेंस, लोड करंट, इसका नाम था लोड करंट, हम उसको लोड करंट कह सकते हैं. तो जो इस बार लोड करंट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा. इसका मतलब अगर हम एक करंट सोर्स लेते हैं, उसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं आर इन, ये आई है, और यहाँ पर हमारे पास एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, जिसमें से करंट जा रहा है आई एल. तो ये जो आई एल है ये आई इन के ऊपर डिपेंड करेगा. मतलब जितना करंट यहाँ से चला उस करंट में से इधर कितना करंट जाएगा. ठीक है, जितना भी करंट इस तरफ जाएगा उसमें से बचा हुआ ही आई एल की तरफ जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि द वैल्यू ऑफ आर इन will change the value of this internal current and also the value of this R will change the value of IL. यानी कि दोनों रेजिस्टेंस अगर चेंज हो रहे हैं तो दोनों करंट चेंज होंगे. अगर कोई एक रेजिस्टेंस फिक्स है तो करंट भी फिक्स हो जाएगा. जैसे अगर हम आर इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर फिक्स कर दें, मान लेते हैं एक फाइनाइट वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो जितना भी रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगाया है ये करंट फिक्स हो जाएगा. ऑलराइट, उसके बाद जो भी करंट आगे जाएगा वो वैल्यू डिपेंड करेगी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर. राइट, ऑल्सो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वोल्टेज पहले से अवेलेबल था V0, जो कि आउटपुट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है. ठीक है, इस सर्किट में आप देखेंगे अगर डॉटेड लाइन बना के आप चेक करें तो डॉटेड लाइन बना के बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे वोल्टेज सोर्स में किया था. ये जो है ये है आपका आइडियल सोर्स, अंदर जो लगा हुआ है उस आइडियल सोर्स के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जो कि पूरे बॉक्स के अंदर है, तो ये बन गया प्रैक्टिकल करंट सोर्स. ठीक है, ये पूरी तरह से हमारा बन गया प्रैक्टिकल करंट सोर्स. राइट, तो एक रियल करंट सोर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक आइडियल सोर्स के साथ पैरेलल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा के. ये बन जाता है आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स. ठीक है, नाउ ये सर्किट हमारा बन गया है. सर्किट बनाने के बाद हम देखते हैं कि जो करंट का वैल्यू है वो करंट का वैल्यू इस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये वोल्टेज कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि हमारा जो ये जो वैल्यू है आई इंटरनल, ये वैल्यू हमारा फिक्स्ड है. ठीक है, तो ये करंट का वैल्यू जो है पहले वाले केस में आप देखते हैं कि पहले वाले केस में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 था,
इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट था तो यहाँ से करंट जीरो जा रहा था, तो जो हमने आगे लोड करंट लिया था वो आई के बराबर था, क्योंकि हमेशा पूरा पूरा करंट पास हो रहा था। अब इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फाइनाइट वैल्यू है, और उस फाइनाइट वैल्यू के होने की वजह से ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज पूरा पूरा इसके अक्रॉस आ रहा है, क्योंकि पैरेलल में लगा हुआ है। पैरेलल में लगे होने की वजह से सारे के सारे एलिमेंट्स में सेम वोल्टेज है, और ये वोल्टेज आपका डिपेंड करता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जो कि लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, इट मींस जो लोड करंट है वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड हो रहा है, इस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड हो रहा है, क्योंकि वी आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस वैल्यू ऑफ द करंट। हम इस वैल्यू ऑफ करंट के लिए कॉन्सेंट्रेटेड है, जो पहले आई था, ये पूरा का पूरा जो पहले आ रहा था, अब वो पूरा का पूरा करंट नहीं आएगा, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होंगे बिकॉज ऑफ दिस internal value of the resistance. In this case, what will be the value of IL from the circuit? IL will be equals to I minus V upon R internal. V मतलब V नॉट। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाने पे जो आई इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई V नॉट अपॉन आर इन, हमने ले लिया। यहाँ से जो करंट मिला IL, वो इसमें से इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये करंट मिल जाएगा, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पर सर्किट की इक्वेशन वो है I इज इक्वल्स टू आई इंटरनल प्लस आई एल। तो यहाँ से आई एल इज इक्वल्स टू हो गया आई माइनस आई इन। ठीक है, और आई माइनस आई इन का मतलब है ये वैल्यू, राइट। अब आप देख सकते हैं कि जो लोड करंट है वो आपका वी नॉट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और वी नॉट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते जाइए, वी नॉट की वैल्यू चेंज होती जाएगी, वी नॉट की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो वी नॉट अपॉन आर इन हमेशा बदलेगा, और ये जब जब बदलेगा तब तब आई एल की वैल्यू हमेशा बदलेगी। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बना लेंगे। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे इस बार भी, हॉरिजॉन्टल पे हम ले रहे हैं करंट को, तो इस बार भी हम हॉरिजॉन्टल पे करंट लेंगे, वर्टिकल पे वी लेंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे आई लें या वी लें, हमें बेसिकली अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को सही रखना है जो हमारे रिलेशंस को फुलफिल करे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो वैल्यू ऑफ वी है उसके बढ़ने के साथ साथ हमारा वैल्यू ऑफ आई कम होता जा रहा है, और आई कौन सा, यहाँ पर आई मतलब है आई एल, सो विल राइट हियर आई एल। ठीक है, अब क्या हो रहा है, सबसे पहले इनिशियली जब हमारा वोल्टेज जीरो है, ठीक है, जब वोल्टेज जीरो है मतलब हम इस कंडीशन की बात करें, हियर एट दिस पॉइंट वी हैव वोल्टेज जीरो, राइट। ये वी है, वी इज नथिंग बट वी नॉट हियर। ठीक है, तो जब वैल्यू ऑफ वी जीरो है यहाँ पर, तो आई की वैल्यू आई एल के बराबर है, मतलब यहाँ कहीं अगर हमारे पास हम बात करें तो वी हैव द वैल्यू ऑफ आई एल इज इक्वल्स टू आई, ये आई है हमारे पास। ठीक है, जैसे जैसे वी बढ़ता चला गया वैसे वैसे आई एल का वैल्यू डिक्रीज होता चला गया, इसका मतलब है कि कुछ इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आएगा डिक्रीज्ड फॉर्म में। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ओरिजिनली अगर हम प्रीवियस वाले केस की बात करें जो पहले हमने बना रखा था, वो था इस तरह का। ठीक है, स्ट्रेट लाइन थी, उस स्ट्रेट लाइन से ये थोड़ा डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज होने के साथ साथ आप देखेंगे कि पहले वैल्यू यहाँ से यहाँ तक थी, पहले वैल्यू इतनी थी जो कि आई के बराबर थी। कुछ देर बाद जब वी बढ़ा करंट डिक्रीज हो गया, फिर और डिक्रीज हुआ, फिर और डिक्रीज हुआ, इस तरह से डिक्रीज होता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब वी नॉट की वैल्यू इतनी हो जाएगी कि ये करंट और ये करंट दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो आई एल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आके जीरो भी हो सकता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस केस में ये जो 20 वोल्ट 400 वोल्ट था, ये सब वी नॉट था। अगर कंपैरिजन करना है दोनों का तो दिस वाज वी नॉट। यहाँ पर अगर आप वी नॉट लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आई एल इक्वल्स टू आई लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो करंट था दिस इज आई एल, दिस इज आई एल। तो इस तरह से करके हम इन दोनों चीजों को समझ सकते हैं कि ये दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है, चलिए एक लास्ट चीज जो बची है हमारी, वो बची है डिपेंडेंट सोर्सेस। डिपेंडेंट सोर्सेस, डिपेंडेंट सोर्सेज में हमने चार टाइप के सोर्सेज बताए हैं, उनके नाम जो हमने दिए हैं वो दिए हैं, नंबर 1 VDVS, नंबर 2 VDCS, नंबर 3 CDVS, नंबर 4 CDCL। मतलब
वोल्टेज और करंट सोर्स, इधर वोल्टेज और इधर करंट, दोनों में से किसी एक पे डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट सोर्स का डेफिनेशन बेसिकली इतना ही है कि दो सोर्सेज हु डिपेंड्स ऑन, दो सोर्सेज हु डिपेंड्स और कंट्रोल्ड, डिपेंड्स ऑन और कंट्रोल्ड बाय अदर क्वांटिटी, अदर क्वांटिटी मतलब इधर वोल्टेज और करंट, आर कॉल्ड डिपेंडेंट सोर्सेज। डेफिनेशन क्या बन गई, दो सोर्सेज हु डिपेंड्स ऑन और कंट्रोल्ड बाय अदर क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब है वोल्टेज और करंट, तो वो हमने देख ही लिया, या तो सोर्स हमारा वोल्टेज पे डिपेंड है या तो हमारा करंट के ऊपर डिपेंड है, दोनों में से किसी एक के ऊपर डिपेंड हो सकता है। सो बेसिकली डिपेंडेंट सोर्सेज को सबसे पहले उसके सिंबल से पहचानते हैं हम। जो सर्किट सिंबल है वोल्टेज सोर्स का, वो एक डायमंड शेप में होता है, इस तरह का। दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ एनी टाइप ऑफ डिपेंडेंट सोर्स। बेसिकली अगर कोई भी टाइप का डिपेंडेंट सोर्स है तो सबसे पहला पहचान है कि उसका जो सर्किट सिंबल है वो एक डायमंड शेप में होगा। अगर कोई भी सोर्स इस तरह का डायमंड शेप में दिख रहा है तो मतलब वो कंट्रोल और डिपेंडेंट सोर्स है। उसके बाद वो किस टाइप का सोर्स है इन चारों में से, ये हमें पहचानना है। तो ये पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, अगर सोर्स के अंदर पोलैरिटी मार्क्ड है माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो नेचुरली एक वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है। अगर डायमंड शेप के अंदर एरो मार्क्ड है तो नेचुरली वो डिपेंडेंट टाइप ऑफ करंट सोर्स होगा। ये दूसरी पहचान हो गई। पहली पहचान, डायमंड शेप है तो करंट कंट्रोल सोर्स है, अगर पोलैरिटी है प्लस माइनस तो वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है, अगर एरो लगा हुआ है तो वो करंट सोर्स है जो कि डिपेंडेंट नेचर का है। अब किसके ऊपर डिपेंड है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है या करंट के ऊपर डिपेंड है, ये हमें देखना है। तो उसके लिए हम चार सिंबल्स बना लेते हैं, क्योंकि एक को हमें वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करा के देखना है, एक को हमें करंट के ऊपर डिपेंड करा के देखना है। तो दो हमने वोल्टेज सोर्स बना लिए, दो हमने करंट सोर्स बना लिए। ये जो एरो है ये किसी भी तरफ को हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, राइट। तो हम कह रहे थे कि ये जो दोनों टाइप के सोर्स हैं ये हैं वोल्टेज सोर्स, ये हमें पता चल गया पोलैरिटी से, और ये जो दोनों टाइप के सोर्स हैं इससे हमें पता चल गया ये है करंट सोर्स, एरो को देख के हमें पता चल गया, और डायमंड को देख के हमें ये क्लियर है कि ये डिपेंडेंट टाइप है। अब हमें ये देखना है कि किसके ऊपर डिपेंड है, राइट। हम सबसे पहले ले लेते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अगर कोई वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के ऊपर डिपेंड हो तो वो कैसा दिखेगा, वो बेसिकली दिखेगा इसी तरह का, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसकी जो वैल्यू दी गई होगी उससे हम पहचानेंगे। बेसिकली ये हो सकता है कुछ इस तरह की वैल्यू हमारे पास हो, के वी 1। अगर कुछ इस तरह की वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ, के कांस्टेंट है, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, के का वैल्यू 1 2 3 4 एनी नंबर ऑफ, ये के एक कांस्टेंट है। V1 एक वोल्टेज है, एक ऐसा वोल्टेज है जो कहीं किस सर्किट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे लगा हुआ है या दिया गया है, ठीक है। तो ये जो करंट सोर्स है इसकी वैल्यू V1 के ऊपर डिपेंड कर रही है। बेसिकली इसका मीनिंग सिर्फ इतना ही हुआ, यानी कि कहीं सर्किट में जहां पर भी V1 होगा वो जब जब चेंज होगी तब तब इस सोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, क्योंकि इसका वैल्यू है k इंटू V1, के कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर रखा है V1 से, तो V1 मस्ट बी समवेयर इन द सर्किट, इट हैज टू बी समवेयर इन द सर्किट। अगर कहीं भी V1 नहीं है तो ये इनवैलिड है। अगर ऐसा लिख के दिया गया है के V1, या ये हो सकता है के V2, या हो सकता है के V3, कुछ भी हो सकता है, V1 V2 V3 मतलब एनी टाइप ऑफ वोल्टेज, इट हैज टू बी देयर, किसी भी तरह से कहीं ना कहीं सर्किट के अंदर अवेलेबल हो। इसका मतलब हो गया कि ये है हमारे पास वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड हो रहा है, किसी एक वोल्टेज के ऊपर जो कहीं सर्किट में अवेलेबल है, ये हो गया हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। नाउ देख लेते हैं करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कैसा होगा। हम बनाने जा रहे हैं करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्योंकि एक वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट हो गया, अब करंट डिपेंडेंट देखना है। करंट डिपेंडेंट के लिए क्या होगा, करंट डिपेंडेंट के लिए होगा कि एक कोई भी कांस्टेंट अगर किसी करंट के साथ मल्टीप्लाइड होके और उस पर डिपेंड हो जाएगा तो वो कहलाएगा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। यहाँ देखिए एक कांस्टेंट के है और एक करंट I1 है, अगेन I1 हैज टू बी समवेयर इन द सर्किट, करंट I1 कहीं ना कहीं सर्किट में होना चाहिए, क्योंकि उसकी वैल्यू बदलेगी तभी तो हमारी सोर्स की वैल्यू चेंज होगी। इसलिए इसका जो वैल्यू हो गया वो हो गया के I1, वेयर I1 एक करंट है, इट मींस इट इज ए टाइप ऑफ करंट
डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, दूसरे चलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स पे। हम बनाने जा रहे हैं वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स का मतलब है ये करंट सोर्स है, ऑलरेडी बना हुआ है, इसको वोल्टेज पे डिपेंड करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए वी वन। ए कांस्टेंट है, पहले हमने के लिया था, अब ए ले लिया। ए कांस्टेंट है इनटू वी वन। वी वन एक वोल्टेज है, अगेन वी वन हैज टू बी समवेयर इन द सर्किट। वी वन कहीं ना कहीं सर्किट में जरूर होगा, होना चाहिए, मस्ट है। इट मींस ये एक ऐसा करंट सोर्स है जो डिपेंडेंट नेचर का है। किस पे डिपेंड है, वोल्टेज के ऊपर। एंड लास्टली हमारे पास बचा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, CDCS। इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं A इंटू I1। ए एक कांस्टेंट हो गया, I1 एक करंट है, एक ऐसा करंट जो कहीं सर्किट में है, तो ये एक ऐसा होना चाहिए। मैं एक सर्किट बना के दिखा देता हूँ कि इसका एप्लीकेशन कैसे हमें नजर आता है। मान लीजिए कि एक सर्किट है जिसमें वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है R, एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, और एक लगा है डिपेंडेंट सोर्स। ये देखिए मैंने यहाँ डिपेंडेंट सोर्स लगा दिया, ठीक है। नेचुरली डायमंड शेप है तो डिपेंडेंट सोर्स हुआ। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर पोलैरिटी लगाऊंगा तो एक वोल्टेज सोर्स बन जाएगा। और मान लीजिए कि ये R1 है, ये R2 है, इस R2 के अक्रॉस एक वोल्टेज है Vx, ठीक है, एक R2 के अक्रॉस एक वोल्टेज है Vx। सर्किट में दे दिया है कि एक वोल्टेज गिवन है Vx जो R2 के अक्रॉस है, और इस Vx के ऊपर ये वोल्टेज डिपेंडेंट है, वो वोल्टेज सोर्स डिपेंड है, जिसकी वैल्यू है 2Vx। अब देखिए ये बन गया हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जो कि इस Vx के ऊपर डिपेंड है, जो Vx R2 का सर्किट R2 का वोल्टेज है, जो डिपेंड करता है R2 में आने वाले करंट के ऊपर। तो सारी इक्वेशंस आपकी बदल गई। आपका जैसे ही R2 बदलेगा वैसे ही Vx बदलेगा, जैसे ही Vx बदलेगा वैसे ही ये सोर्स बदल जाएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ बेसिकली द डिपेंडेंट सोर्सेज। ये सारे सोर्सेज डिपेंड करते हैं दूसरी क्वांटिटी के ऊपर। सर्किट में दूसरी क्वांटिटी जो वोल्टेज या करंट है, उन दोनों में से किसी भी क्वांटिटी के ऊपर ये डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है सोर्सेज का, जिसमें हमने देखा वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, दो टाइप के सोर्स होते हैं। दोनों सोर्सेज में आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स हो सकते हैं। आइडियल सोर्स मतलब कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। प्रैक्टिकल सोर्स मतलब इंटरनल सोर्स है जिसके ऊपर सोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है। और डिपेंडेंट सोर्स मतलब ऐसे सोर्स जो किसी दूसरे वोल्टेज या करंट के ऊपर डिपेंड करेंगे, उनको कहेंगे हम डिपेंडेंट सोर्सेज। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। सो थैंक यू सो मच। हम आगे अगले लेक्चर के साथ जल्दी वापस आएंगे। थैंक यू।